एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो बहुत बड़ी अपडेट्स है। पहली चीज होती है इस चैप्टर के नोट्स, जिससे आप चैप्टर बाद में रिवाइज कर पाओ। यहाँ आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है मैंने, वहां से आपको मिल जाएंगे। दूसरी चीज है, एक और चैनल मैंने ओपन करा है 11th ह्यूमैनिटीज, आप बच्चों के लिए सारे के सारे, उसको जाके सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आफ्टर स्टडिंग द चैप्टर लाइव क्लासेस एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम वहां पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज से अपनी बुक क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस की कॉन्स्टिट्यूशन वाली पहले चैप्टर के साथ, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। तो सिंपल सा चैप्टर है हमारा, इसमें हमें पढ़ना है जो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या रोल है, क्यों हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, क्यों हमें उसमें लिखी गई चीज़ों को इतना मानना होता है। ठीक है, एंड व्हाई इट इज़ परफेक्ट फॉर अस। सिंपल यही चीज़ें हमें पढ़नी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है और कैसे बनी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीथिंग यू विल स्टडी इन दिस वीडियो। तो पहला टॉपिक आता है हमारा, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या होती है कॉन्स्टिट्यूशन, उसकी क्या ज़रूरत है, क्या उसके फंक्शंस है, हमारे लिए क्या रोल प्ले करती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसे ही चैप्टर शुरू करते हैं, सबसे पहले हमारे को बताए गए होते हैं फर्स्ट 5 या आप कहो 4 फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे आप क्लास 11 में आते हो, सबसे पहले आपको बताया जाएगा आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के 5 फंक्शन क्या है। जो हमारी भारत का संविधान बना उसके 5 रोल होते हैं, उनको आप फंक्शंस भी कह सकते हो, उनको आप फीचर्स भी कह सकते हो। तो लाइन बाय लाइन हम उन 5 फंक्शंस को लर्न करेंगे, और अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी करो तो भी ये 5 फंक्शंस आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें रिटन रूल्स होते हैं जो एक कंट्री को फॉलो करने होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ही ये होता है कि आप लिख दो किसी 4, 5, 6, 100, 200, 1000 अनगिनत कितने भी रूल्स को, और अगर वो उसके अंदर लिखे गए हैं तो वो भैया आपके यहाँ के लोगों को फॉलो करने होंगे। ये होता है रोल कॉन्स्टिट्यूशन का। आपके स्कूल की जैसे डायरी होती है ना, मान लो कहीं ना कहीं वो आपके स्कूल की कॉन्स्टिट्यूशन है। क्यों? क्योंकि आपके स्कूल की डायरी के अंदर आपने जरूर नोटिस करोगे कुछ रूल्स लिखे हैं। सुबह इतने बजे आना है, वेडनेसडे को ये कपड़े पहने हैं, हर क्लास को जो है इतने बजे जो है स्टार्ट हो जाना है, एवरीथिंग, हर बच्चे को अपने बाल सही से बना के रखने हैं, पीटीएम ये होगी, रिजल्ट इस डे पे आएगा। बहुत रूल्स हमारे स्कूल के, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रूल्स वाले कॉलम में लिखे होते हैं। तो भाई वो जो डायरी है स्कूल की जिसमें आपको रूल्स बता रखे, वो क्या? आपकी स्कूल की कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही एक कंट्री इमेजिन करो बहुत बड़ी, उसमें इतने सारे प्रकार के लोग रह रहे हैं, डिफरेंट रिलीजन के, डिफरेंट लैंग्वेज के, लड़का भी है, लड़की भी है, मम्मी भी है, पापा भी है, कोई ऐसा भी है जो जवान है, कोई ऐसा है जो बूढ़ा है। तो हर कोई चाहेगा कि मेरे लिए अच्छा रूल बने। तो सबके लिए अच्छे रूल कहाँ बन के हम लगाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो यही काम है कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कैसा डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या लिखे होते हैं? रूल्स जो एक कंट्री को फॉलो करने। तो एक डेफिनेशन बनाओ कॉन्स्टिट्यूशन की और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। अब हम आते हैं 5 मेजर फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला फंक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट इंश्योर मिनिमम कोऑर्डिनेशन अमंग मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। तो पहला जो है रोल क्या है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो कुछ ऐसे रूल्स बनाए जिससे सोसाइटी के अंदर क्या हो पाए? कोऑर्डिनेशन हो पाए और अश्योरेंस हो पाए। कोऑर्डिनेशन मतलब हम मिल बांट के प्यार से रह पाए, और अश्योरेंस मतलब हम अश्योर्ड हों कि अगर हम इस रूल को फॉलो करेंगे तो सामने वाला भी करेगा। जैसे स्कूल में देखो आप, हर बच्चा अलग अलग टाइप का होता है। मैं कहूँगी सुबह का स्कूल का टाइम बहुत देर से रखो, कोई कहेगा नहीं जल्दी रख दो। टीचर्स कहेंगे सुबह जल्दी आना है, बच्चे कहेंगे सुबह लेट आना है। समझ रहे हो? कोई कहेगा कि भैया इंग्लिश पीरियड लंबा होना चाहिए, कोई कहेगा नहीं मैथ्स बढ़िया होना चाहिए क्योंकि मुझे मैथ्स अच्छी लगती है। हर बच्चा अलग चीज़ चाहेगा। कोई कहेगा फुटबॉल खिलाओ, कोई कहेगा नहीं भैया मुझे तो बास्केटबॉल पसंद है, वो खिलाओ। तो सबकी अलग अलग रूल्स एस्पिरेशन होती है। स्कूल के अंदर भी अगर एक सिंपल आप लो, ऐसे ही सोसाइटी के अंदर, दुनिया के अंदर, कंट्री के अंदर सबकी अलग अलग एस्पिरेशन होती है। जैसे हिंदू अलग चीज़ चाहेगा, मुस्लिम अलग चीज़ चाहेगा, क्रिश्चियंस अलग चीज़ चाहेंगे। हर एक का डिफरेंट ओपिनियन होगा, चाहे प्रॉपर्टी को लेकर हो, चाहे एजुकेशन को लेकर हो। कुछ लोग कहेंगे कंपलसरी कर दो फ्री में सबके लिए एजुकेशन, कुछ कहेंगे सबके लिए फ्री मत करो, सिर्फ गरीबों के लिए फ्री करो। अमीर तो भर सकता है ना पैसे। स्पेंडिंग ऑन सिक्योरिटी और पार्क्स, कोई कहेगा कि आप सिक्योरिटी पे, डिफेंस सिस्टम जो है कंट्री का, उस पर पैसा लगाओ। कोई कहेगा अरे भैया पार्क बना दो अच्छे जहाँ पे लोग जाके अपना टाइम स्पेंड कर पाए। तो यहाँ पे आपको एनसीईआरटी को जब आप पढ़ोगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो पढ़नी ही नहीं एनसीईआरटी में, जितना बता रही हूँ उतना समझो आप बस, कि हर एक हमारी एस्पिरेशन सोसाइटी की अलग होती है। तुम और तुम्हारे घर में ही 4 जनों में अगर तुम पिकनिक प्लान करते हो, हर कोई कहेगा मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। सबकी सोच अलग होती है, बट रहना तो है ना एक साथ में एक कंट्री के अंदर। सो देयरफॉर पहला फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो हमें कुछ ऐसे रूल्स प्रोवाइड करे जो हम सब माने, वो हमारा कोऑर्डिनेशन कराए। सब माने मतलब कोऑर्डिनेशन कराए, एंड अश्योर करें, हमें अश्योरेंस हो कि भाई सामने वाला भी इसे मानेगा। तो
पहला फंक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का क्या, कि वो बेसिक रूल्स हमें दे जिससे पीस, कॉपरेशन और कोऑर्डिनेशन हो पाए, और इंश्योर हो हम कि भाई एवरीवन नोज देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़, कि अगर मैं ये फॉलो कर रहा हूँ, मैं सुबह स्कूल 6 बजे आऊँगा तो मेरे दोस्त को भी आना है, टीचर को भी आना है, ऐसा नहीं है कि खाली मुझे ही आना है। ये होती है स्कूल के रूल्स, और यही होते हैं कंट्री के रूल्स, कि अगर किसी ने क्राइम करा उसे जेल होगी, तो तुमने करा है तो तुम्हें भी होगी। ये चीज़ है, किसी पॉलिटिशियन ने भी क्राइम करा तो उसे भी जेल होगी, या किसी आम इंसान ने करा है तो उसे भी होगी। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि हम सब इक्वल है। रूल्स मस्ट बी पब्लिकली नोन टू ऑल मेंबर, और वो रूल्स सबको नोन होने चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का ये काम है कि सबको पता हो, पूरी सोसाइटी को पता हो वो रूल्स क्या है, एंड अगर कोई उस रूल को ना माने तो उसको पनिश हो। तो पहला फंक्शन क्या हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, कुछ ऐसे रूल लिख दो भाई जो सब लोग कोऑर्डिनेट करके जिस पे चल पाए और सब एश्योर्ड हो कि हर कोई उसे मानेगा। पहला फंक्शन हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का ये। अब आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के दूसरे फंक्शन पे। दूसरा फंक्शन बहुत आसान है, यहाँ से रीड करो। द सेकेंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू डिसाइड हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन एंड हाउ गवर्नमेंट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कि भाई पावर किसके पास होगी कंट्री को चलाने की, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन को बताना होता है। और गवर्नमेंट, सरकार कैसे बनेगी, जैसे अभी थोड़े समय में हमारे इलेक्शंस होंगे, तब बहुत सारी पार्टीज जो है कॉम्पीट करेंगी, बीजेपी, कांग्रेस, आप बहुत सारी, हर कोई प्राइम मिनिस्टर की सीट के लिए लड़ेगा। समझ रहे हो, हमारी गवर्नमेंट बनेगी, तो वो गवर्नमेंट बनने के जो सारे रूल्स है वो किस में लिखे होते हैं, वो लिखे होते हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो दूसरा रोल है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, कि एक कंट्री के डिसीजन कौन बनाएगा। हमारा डिसीजन कौन बनाता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव बनाता है, मतलब सरकार बनाती है। तो सरकार को कैसे बनेगी, ये कॉन्स्टिट्यूशन का काम है बताना, सरकार कैसे बनेगी। जैसे हमारे स्कूल में होता है, हमारे स्कूल में एक हायरार्की होती है, हमारे स्कूल के मॉनिटर हो गए, तुम्हारे प्रीफेक्ट्स हो गए, फिर आपकी टीचर हो गई, टीचर से ऊपर होता है एचओडीज़, एचओडीज़ से ऊपर हो जाएंगे आपके विंग के जो है इंचार्ज हो गए, जो कोऑर्डिनेटर्स हो गए, और उनसे ऊपर क्या होते हैं, प्रिंसिपल सर। ऐसा चलता है ना, प्रिंसिपल से ऊपर और जो उनके डायरेक्टर्स होंगे, पूरी एक हायरार्की चलती है ना स्कूल में ऐसे, कि ये सब डिसीजन, सबके अलग अलग रोल होंगे। प्रिंसिपल का काम अलग है, एचओडी का काम अलग है, क्लास टीचर का काम अलग है, स्कूल के मॉनिटर का, आपकी क्लास के मॉनिटर का काम अलग है, सबके अलग अलग काम है, बटे हुए हैं। ठीक है, तो यही चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन को करना है कि सबके काम बता रखे हों और बंटवारा कर रखा हो, कि भाई लेजिस्लेटिव ने ये काम करना है, लॉज बनाने, एग्जीक्यूटिव ने उन्हें एग्जीक्यूट करना है, ये सब डिसीजन लेना कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी। दिस इज द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी है जिसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल लिखे होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारी स्टेट कॉन्स्टिट्यूट होगी और हमारी गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी, कि कैसे हमारी सोसाइटी बनेगी। इट डिसाइड्स हु हैज़ द अथॉरिटी टू मेक लॉज एंड पॉलिसीज। कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करती है कौन लॉज और पॉलिसीज बना पाएगा। जैसे कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस होती हैं जिसमें डिफरेंट टाइप की आप लिख सकती है वो कॉन्स्टिट्यूशन की, ऐसे गवर्नमेंट चलेगी। जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया कि राजा चलाएगा सरकार। किस टाइप की गवर्नमेंट होती है सोसाइटी में, एक होती है मोनार्की, जहाँ पे राजा चलाता है। तो ऐसा नहीं है कि मोनार्की में कॉन्स्टिट्यूशन होगी, में भी मोनार्की में भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हो कि राजा चलाएगा सरकार को। या फिर ओल्ड सोवियत यूनियन, अगर आपको पता हो, अगले साल आप पढ़ोगे इस कंट्री के बारे में कि एक देश हुआ करता था सोवियत यूनियन, वहाँ पे किसकी सरकार होती थी, एक पार्टी होती थी। 15-20 दो भी पार्टी अलाउड नहीं थी, सिर्फ एक पार्टी होती थी, कम्युनिस्ट पार्टी, सिर्फ वही चलाती थी। या फिर डेमोक्रेसी होगी, यानी कि वी द पीपल, हम लोग चुनेंगे अपनी सरकार। जैसे अब हम चुनते हैं इंडिया के अंदर, वोट डालने जाते हो आप अपने फेवरेट पार्टी के मेंबर को, जिसको आपको प्राइम मिनिस्टर बनाना है, जिसको आपको सीएम बनाना है, जो भी आपको करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा होना चाहिए कि मोनार्की की सरकार बनेगी, वन पार्टी सिस्टम की बनेगी, या डेमोक्रेसी की बनेगी। ठीक है, और ऐसे ही इंडिया के अंदर हमारी पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है लॉज एंड पॉलिसीज़ बनाने की। पर पार्लियामेंट को वो अथॉरिटी किसने दी, कॉन्स्टिट्यूशन ने दी। कॉन्स्टिट्यूशन ने लिखा कि इंडिया की जनता पार्लियामेंट को चूज़ करेगी और वो पार्लियामेंट बैठ के इंडिया के लिए लॉज बनाएगी। तो सेकंड फंक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का कि डिसाइड करना हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सरकार बनेगी डेमोक्रेसी से, इसीलिए वो इलेक्शंस होते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता राजा चलाएगा तो राजा चला रहा होता। ओके, अब आते हैं थर्ड फंक्शंस पे। लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट है तीसरा फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का। भाई सोचो, सरकार तो बना दी हमने और वो करने लगी अपनी मनमानी कि सिर्फ और सिर्फ जो अमीर लोग हैं उनको जॉब मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ एक रिलीजन के लोगों को जॉब मिलेगी। जैसे आपने 10th में पढ़ा था मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, जहाँ से नाहला वालों ने अपनी मनमानी करनी शुरू कर दी थी, तो कितना गलत हुआ था ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी लिखा होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है उसकी पावर पे लिमिट होनी चाहिए। गवर्नमेंट अगर कोई गलत काम करे तो गवर्नमेंट को भी चैलेंज करने वाला कोई होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, इट प्रिवेंट्स द गवर्नमेंट फ्रॉम मेकिंग अनजस्ट, यानी कि गलत और आर्बिट्रेरी, मतलब ऐसी कुछ भी लॉज बनाने से। फॉर एग्जाम्पल, हमारी गवर्नमेंट हमें
हमारा रिलीजन प्रैक्टिस करने से नहीं रोक सकती। ऐसा नहीं कह सकती कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई इस कलर को, काले कपड़े कोई नहीं पहनेगा, ऐसा कोई नहीं कह सकता। स्टॉप पीपल फ्रॉम सिंगिंग सर्टेन सॉन्ग्स, कि आप ये गाने नहीं गाओगे, या फिर किसी पर्टिकुलर कास्ट के रिलीजन के लोगों को कहा कि तुम प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हो, या किसी को भी उठा के अरेस्ट कर लिया, या फिर किसी सर्टेन स्किन कलर के लोगों को कहा कि तुम पानी नहीं निकाल सकते कुएं में। ऐसे गलत गलत चीज़ें कुछ कंट्रीज़ में हुई है, जैसे साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड चला और ब्लैक स्किन पीपल को कहा तुम यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये नहीं पढ़ोगे, वो नहीं पढ़ोगे। तो इट वॉज वेरी रॉन्ग। तो इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं देश की, तो ऐसी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी, हमें बनानी पड़ेंगी। कॉन्स्टिट्यूशन ये अलाउ करता है कि कोई ऐसे अनजस्ट रूल किसी सोसाइटी में ना बने। तो थर्ड फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो गवर्नमेंट की पावर्स को लिमिट करे, गवर्नमेंट को रोके कि वो कोई गलत लॉ ना बनाए। और वो कैसे रोक सकती है? फंडामेंटल राइट्स बना के। ये काम एक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे करती है? फंडामेंटल राइट्स बना के। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स मतलब होते हैं वो राइट्स जिनको कोई सरकार भी नहीं छेड़ सकती। बीजेपी आए, कांग्रेस आए, कोई और आ जाए, दुनिया की कोई सरकार आ जाए, हमारी इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशन की फंडामेंटल राइट्स हैं वो चेंज नहीं हो सकते। अगर है भी कोई प्रोसीजर थोड़ा बहुत चेंज करने का, तो वो इतना मुश्किल है कि इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो फंडामेंटल राइट्स क्या? हमारे राइट टू इक्वालिटी, कि हम सब एक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, हम बाहर जाके बोल सकते हैं, राइट टू प्रोटेस्ट हो गया हमारा। ये सब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, पता है फंडामेंटल राइट्स इतने हैं हमारे, वो हमारे को अलाउ करते हैं, वो गवर्नमेंट की पावर पे लिमिट करते हैं। सोचो गवर्नमेंट ने बनाने की कोशिश करी लॉ कि भाई ये जो है ना, ये इस पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को ये वाली जॉब नहीं करने देंगे, तो क्या बना सकती है गवर्नमेंट ऐसा लॉ? नहीं बना सकती। क्यों? क्योंकि हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में रखा है ऑल आर इक्वल, इक्वालिटी है, तुम ऐसे लॉज बना ही नहीं सकते। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का काम है कि वो एक ऐसे फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करे जिससे कोई सरकार भी चाहे तो वो गलत रूल ना बना पाए। तो एक दो टाइम होता है बट, जब ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना हमारे, ये ऐसे ऐसे लॉज भी जो हमारे को प्रोटेक्ट करने के लिए बने हैं, वो भी तब काम नहीं करते। वो होता है सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी का। सम में फंडामेंटल राइट्स में भी रिस्ट्रिक्टेड एज स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन होता है कि सिर्फ इसी दौरान फंडामेंटल राइट्स को हम थोड़ा सफ़र कर सकते हैं। वो कब होता है? इमरजेंसी के दौरान। इंडिया में इमरजेंसी लगी थी 1975 में, जब इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर थी। सिर्फ वही एक टाइम होता है जब आप फंडामेंटल राइट्स थोड़े कंट्रोल्ड होते हैं। अदरवाइज गवर्नमेंट आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। यू हैव जुडिशरी, आपके पास कोर्ट है, आप जाके चैलेंज कर सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन मुझे ये रूल्स देता है, कॉन्स्टिट्यूशन मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है, गवर्नमेंट ये नहीं बना सकती। तो थर्ड क्या है फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि लिमिट द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट की पावर को रोकना। और वो कैसे रोकती है? क्वेश्चन ये आता है कैसे रोकेगी? कॉन्स्टिट्यूशन चल के आई और कहेगी ये मत करो? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स के अलावा तुम कुछ और नहीं कर सकते हो। कैसे कैसे फंडामेंटल राइट्स है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू कैरी ऑन ट्रेड और बिजनेस, सब गिवन है उसके अंदर। समझ गए? अब आता है हमारा नेक्स्ट फोर्थ फंक्शन, एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ सोसाइटी। ये थोड़ा मॉरल सा फंक्शन है। अब चौथा काम क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो कुछ ऐसा अपने हमारी गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट हम बनाते हैं उसको कंपेल करे कि वो ऐसे लॉज बनाए जिससे सोसाइटी की एस्पिरेशंस, लोगों की जो डिमांड्स है वो पूरी हो और गोल्स पूरे हों, अमीर का भी भला हो, गरीब का भी भला हो, सबको एजुकेशन मिले। तो चौथा फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का कि एस्पिरेशंस ऑफ गोल्स एंड सोसाइटी कंप्लीट हो। अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो टेल्स व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी कंट्री वांट्स टू बिल्ड, ये भी बताती है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट को पावर देती है कि हमारे लोगों की लाइफ्स को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंप्रूव कर पाए। द गवर्नमेंट रिड्यूसेस इनइक्वालिटी एंड हेल्प वीकर सेक्शन, जो गरीब लोग हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, या किसी एक माइनॉरिटी है जिनके साथ सालों से नाइंसाफ़ी हुई आई है। जैसे आप देखते हो कि कोटा सिस्टम होता है, रिजर्वेशंस होती है फॉर द बैकवर्ड क्लासेस, वो क्यों हो पा रही हैं? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि लोगों की एस्पिरेशंस और गोल्स है जो सोसाइटी के, वो पूरे हो पाए। अगर कोई ऐसी सेक्शन है जिसके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुई है, जो वीकर है, तो हमारी गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि वो उसके लिए भले काम कर पाए। जैसे कि इंडिया वांट्स अ सोसाइटी विदाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जब हमें चाहिए था कि हमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए, कि भेदभाव हो रहा हो, तो हमने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ऐसे लॉज बनाए कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ना हो। सो गवर्नमेंट ऐसे लॉज बना सकती है, ऐसे स्कीम बना सकती है जिससे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड हो। जैसे साउथ अफ्रीका ने जब अपनी नई कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी तो उसने कहा हम अपार्थाइड नहीं चलाएंगे, तो उन्होंने भी ऐसे लॉज बनाए थे। तो मेकर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वांटेड एवरी पर्सन टू हैव, इसीलिए जब हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, जिन्होंने बनाई थी उन्होंने सोचा था कि सबके पास लाइफ और डिग्निटी की, यानी कि किसी की बेइज्जती ना हो रही हो, किसी को तंग ना किया जा रहा हो, एजुकेशन की और बेसिक नीड्स एंड वेलबींग की, रोटी कपड़ा मकान हर एक को मिल रहा हो। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की गोल है
कि वो हमारे हर सिटीजन्स को, अगर हमारी कंट्री में कोई गरीब सड़क पे रह रहा है ना, तो वो हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन को पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि हर किसी की बेसिक नीड्स और वेलबींग पूरी होनी चाहिए। अगर वो खुद नहीं कर पा रहे तो कौन करे? गवर्नमेंट करे वो वेलबींग पूरी, किसी भी तरीके से करे, सब्सिडीज़ दे, उनको फ्री होम्स प्रोवाइड करें, जिससे कि हर कोई एक डिग्निटी की लाइफ जी पाए, एजुकेशन दे पाए अपने बच्चों को और बेसिक नीड्स पूरी कर पाए। तो फोर्थ फंक्शन क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? कि वो गवर्नमेंट को इतनी पावर दे कि वो हर एक के एस्पिरेशन और गोल्स को पूरा कर पाए। और वो कैसे करती है? हमारी प्रियम्बल में ऐसी बातें लिखी है, हमारे पे फंडामेंटल राइट है, DPSPs हैं, ये 3 तरीके हैं गवर्नमेंट के पास इन सब चीज़ों को फॉलो करने के। तो फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू हेल्प गवर्नमेंट फुलफिल द गोल्स ऑफ सोसाइटी एंड जो है ये हो गया हमारे 4 फंक्शंस। अब आता है हमारा नेक्स्ट फंक्शन, भी आप इसको कह सकते हो और नहीं भी कह सकते, फीचर भी कह सकते हो। ये है फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। मैं तुमसे कहूँगी तुम कौन हो, तुम कहोगे मेरा नाम है, कुछ भी आप कह सकते हो, जो भी आपका नाम होगा, ठीक है। जैसे मेरा नाम सिमरन है, आप कहोगे मेरा नाम कुछ भी है, करण है, कुछ भी है, जो भी होगा आपके नाम, कमेंट करो जो भी तुम्हारा नाम है। फिर मैं कहूँगी तुम कहाँ रहते हो, तो तुम अपने बताओगे कि मैं दिल्ली रहता हूँ, मेरठ रहता हूँ, दुबई रहता हूँ, कहीं भी रहते हैं, जो अपनी जगह बता सकते हो, ठीक है। हर कोई अपने हिसाब से बताएगा कि कौन हो तुम। बट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को एक आइडेंटिटी भी देती है। व्हेन वी आस्क यू, जब मैं आपसे पूछ रही हूँ आप कहाँ कौन हो, तो आप कह सकते हो मैं यूपी से हूँ, मैं पंजाब से हूँ, मैं दिल्ली से हूँ। और आप ये भी कह सकते हो कि मैं हिंदू हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, समथिंग लाइक दैट। बट हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं चलता। हमारे इंडिया के अंदर एक ही आइडेंटिटी है हमारी, दैट वी ऑल आर इंडियंस। समझ रहे हो? हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें आइडेंटिटी भी देता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो सिटीजनशिप है इंडिया के अंदर, वो इस बात पे नहीं मिलती कि आप हिंदू हो, आप मुस्लिम हो, आप अमीर हो या आप गरीब हो, या आप कोई एक लैंग्वेज बोलते हो जो इंडिया में चलती हो, नहीं। हमारे यहाँ पे अगर हम इंडिया में पैदा हुए हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारी आइडेंटिटी देता है, हमें हमारी सिटीजनशिप देता है। कुछ ऐसे देश भी हैं जहाँ पे सिटीजनशिप के क्राइटेरिया होते हैं कि आप ये स्पेसिफिक लैंग्वेज में बोलते हो, आप ये तभी आपको सिटीजनशिप मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। बट इंडिया में ऐसा नहीं है। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो, यहाँ पैदा हुए हो, तो आप किसी रिलीजन के हो, किसी कास्ट के हो, कोई लैंग्वेज बोलते हो, किसी रंग के हो, कुछ भी करते हो, आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। दिस इज द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी देता है। चलो अब इसको थोड़ा एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत पेचीदा लैंग्वेज में ये ना एनसीईआरटी में ये वाली लाइन्स। तो नेक्स्ट फंक्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि हमें हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी देना, कि हमारी एक ही आइडेंटिटी है। क्या है? तुम कह सकते हो मेरा नाम सिमरन है, मैं दिल्ली में रहती हूँ, मैं कुछ भी करती हूँ, कुछ भी। बट एक मेरी आइडेंटिटी कौन है? अगर मैं बाहर जाऊँगी, कोई मुझसे पूछेगा कौन हो तुम, तो आई विल से आई एम इंडियन। ये है हमारी फंडामेंटल आइडेंटिटी बाय एक्सेप्टिंग अ कॉमन सेट ऑफ रूल्स। अब मैं इंडियन कैसे बनी? जब मैंने इंडिया के कॉमन सेट ऑफ रूल्स यानी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करा, वैल्यूज़ को फॉलो करा, प्रिंसिपल्स को फॉलो करा, इस तरीके से मैं इंडियन बन गई। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें 2 टाइप की आइडेंटिटी देता है। एक देता है पॉलिटिकल आइडेंटिटी। वो क्या है? कि हमारे पास सेम फंडामेंटल राइट्स है, तुम्हारे पास भी वही फंडामेंटल राइट्स है जो मेरे पास है। तुम भी वोट डालने जाओगे, मैं भी वोट डालने जाऊंगी। तो पहली आइडेंटिटी जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है वो होता है एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी। और दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन हमें एक मॉरल आइडेंटिटी भी देता है बाय डिफाइनिंग द वैल्यूज़ एंड लिमिट्स एवरीवन मस्ट रिस्पेक्ट। मॉरल आइडेंटिटी मतलब सही और गलत। मुझे भी पता है कि अगर कोई क्राइम होगा तो सामने वाला जेल जाएगा, और तुम्हें भी पता है कोई अगर वो क्राइम करेगा तो वो जेल जाएगा। मुझे भी पता है कि मैं किसी को जो है कुछ गलत नहीं कह सकती हूँ, डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकती हूँ। अगर मैंने डिसरिस्पेक्ट करा तो वो गलत होगा। और तुम्हें भी पता है कि तुम किसी को गलत तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है कि आप किसी की वो कर सकते हो, निंदा कर सकते हो, उसके बारे में गलत कह सकते हो, उसकी कमियां बता सकते हो, बट उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। केस होते हैं उन लोगों के ऊपर जो सामने वाले को डिसरिस्पेक्ट करता है। तो ये क्या है? हमारी मॉरल आइडेंटिटी। मुझे पता है कि सामने वाला ये गलत नहीं कर सकता, तुम्हें भी पता नहीं कर सकता, ठीक है। हमें पता है कि इसके लिए ये क्राइम के लिए ये वाली सज़ा होगी। ये होती है हमारी मॉरल आइडेंटिटी, ठीक है। मुझे पता है कि तुम्हारे पास वोटिंग राइट है तो मेरे पास भी है, तुम्हारे पास राइट टू एजुकेशन है तो मेरे पास भी है। ये क्या है? मॉरल आइडेंटिटी। पहली देता है ये हमें पॉलिटिकल आइडेंटिटी कॉन्स्टिट्यूशन की, हमारे पास सेम फंडामेंटल राइट्स है, हमारे पास भी वोटिंग के राइट्स है, ये होगी पॉलिटिक्स। दूसरी होती है मॉरल वैल्यूज़, सही और गलत। तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कोई ये गलत काम करेगा तो ये है, सही काम करोगे तो अचीवमेंट के आपको अच्छे वो भी मिलते हैं, जैसे पुरस्कार मिलते हैं लोगों को। हमारे यहाँ पे बड़े बड़े मेडल्स हैं, बड़े बड़े प्राइजेस हैं,
जब कोई अच्छा काम करता है तो प्रेसिडेंट प्राइज़ देते हैं ना उन्हें, दैट इज़ मॉरल आइडेंटिटी। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें दो टाइप की आइडेंटिटी देती है, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी, एक मॉरल आइडेंटिटी। और ये हमें वो फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिसमें हम राइट, फ्रीडम और अपनी एस्पिरेशंस के साथ रहते हैं। समझ गए? तो फिफ्थ फंक्शन हुआ हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, हमें एक आइडेंटिटी देना, ठीक है। अब मोस्ट मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेटिक है। आजकल के ज़माने में जितने भी देश हैं वो कैसे डेमोक्रेसी पे बेस है। सब लोग बेसिक राइट्स दे देते हैं और नेशनल आइडेंटिटी दे देते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन क्या देती है, वो है नेशनल आइडेंटिटी, जो है मैं इंडियन हूँ, तुम इंडियन हो, ये हमारी नेशनल आइडेंटिटी है। अब पर कुछ देश ऐसे होते हैं जो नेशनल आइडेंटिटी आसानी से नहीं देते, जैसे कि जर्मनी। यहाँ पे सिटीजनशिप एंड नेशनल आइडेंटिटी व ट्रेडिशनली बेस्ड ऑन एथनिक जर्मन आइडेंटिटी। वहाँ पे क्या होता था, नेशनल आइडेंटिटी उसी को मिलती थी जो एथनिक जर्मन सिटीजन होता था। बट इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में एथनिसिटी, कि आप इंडिया के किसी एक एथनिक ग्रुप के हो, वो हमने सिटीजनशिप का कंडीशन नहीं बनाया। पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन, लैंग्वेज, कास्ट, कल्चर, हम सब इक्वल सिटीजन्स हैं। ऐसे ही डिफरेंट कंट्रीज़ का अलग अलग अपना तरीका होता है अपने राइट्स बनाने का, अपने रूल्स बनाने का, और वो सब उनकी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। तो देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली लेज डाउन रूल बट ऑल्सो क्रिएट अ कॉमन आइडेंटिटी, शेयर्ड वैल्यूज एंड सेंस ऑफ यूनिटी अमंग द पीपल एंड नेशन। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमारे को खाली रूल्स नहीं देती है, हमें ये भी बताती है हमारे लिए क्या करना है। हमें गवर्नमेंट के भी रूल्स देखे, भाई गवर्नमेंट को ये सब करना है। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके से हमें मिल बांट के रहना सिखाती है। तो फिफ्थ फंक्शन भी समझ में आ गया। तीन टाइप की आइडेंटिटी देती है कॉन्स्टिट्यूशन, एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी मतलब हमारे फंडामेंटल राइट्स, एक मॉरल आइडेंटिटी मतलब हमारी वैल्यूज़ कि इंडिया में रह के ये चीज़ें फॉलो करनी है हमें, ठीक है, ये हमारी ड्यूटीज़ है, ये हमारे राइट्स है। और तीसरी नेशनल आइडेंटिटी, दैट वी ऑल आर इंडियन। समझ गए तीनों आइडेंटिटी? चलो, विद दिस हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है जहाँ हमने फंक्शंस पढ़ लिया है कॉन्स्टिट्यूशन के। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। तो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कितनी इफेक्टिव है और क्या ये जस्ट है। तो पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डेफिनेशन अगर तुमने नहीं बताया अब ये लर्न कर लो। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जहाँ पे, या फिर आप कह सकते हो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट। ये नहीं है कि एक ही किताब हो सकती है डॉक्यूमेंट, काफ़ी कंट्रीज़ ऐसी होती है जिनमें 10-15 इकट्ठे डॉक्यूमेंट्स को मिला के कॉन्स्टिट्यूशन बनता है। कईयों की कॉन्स्टिट्यूशन रिटन होती है, कईयों की अनरिटन होती है, अलग अलग टाइप की ये हो सकती हैं। इसका 3 मेन फीचर्स होते हैं। उसमें लिखा होना चाहिए गवर्नमेंट कैसे बनेगी, कंट्री कैसे गवर्न होगी और बेसिक रूल्स एंड प्रिंसिपल्स क्या होंगे कंट्री के। ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में ज़रूर लिखी होनी चाहिए। ये क्या है, अथॉरिटी है कॉन्स्टिट्यूशन की। हम बता रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होना चाहिए। जैसे कि यूनाइटेड किंगडम के बारे में ये लर्न करना है, 1 मार्कर है, एग्जाम में आएगा, लर्न कर लो इसको, कि यूनाइटेड किंगडम की जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कोई सिंगल रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, वो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लॉज एंड डिसीजंस है जो उन्होंने इकट्ठे बनाए थे और उनको वो कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब आता है इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि कितनी इफेक्टिव है कॉन्स्टिट्यूशन। तो अ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूजफुल ओनली व्हेन इट इज़ फॉलोड इन प्रैक्टिस, नॉट जस्ट रिटन ऑन पेपर। कॉन्स्टिट्यूशन का फ़ायदा तभी है जब तुम उसे लागू भी कर रहे हो, जब तुम्हारे स्कूल की एल्मनेक जो है उसमें काफ़ी रूल ऐसे भी है जो तुम नहीं मानते हो, तो क्या उसका कुछ फ़ायदा है? नहीं ना। ऐसे बहुत सारे देश हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर जिनमें कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो हुई है बट वो उसके अकॉर्डिंग चलते नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया डेमोक्रेसी होगी बट अंदर तो मिलिट्री डोमिनेंस चल रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया लोगों को एक जैसा ट्रीट करना है बट अंदर खाते कुछ नहीं चल रहा उनकी कंट्री के अंदर। कोई है तुम्हारे दिमाग में ऐसी कंट्री तो कॉमेंट कर दो। कॉन्स्टिट्यूशन खाली अच्छी सुंदर सी बनाना ही नहीं है इंपॉर्टेंट। जैसे स्ट्रैटेजी तुम बनाते हो ना, आज मैं पढ़ूंगा कल मैं पढ़ूंगा, वो स्ट्रैटेजी सिर्फ बनानी नहीं है, उसे फॉलो भी करना है। तो अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्टिव भी होना चाहिए। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ पेपर पे रह जाता है वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, और अगर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा तो वो अपना फंक्शन पूरा नहीं कर पा रहा है। तो इसीलिए इफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन वो होती है जो सिर्फ ऑन पेपर नहीं, जिसकी अथॉरिटी मानते भी हैं लोग। नेक्स्ट टॉपिक आता है अब हमारा मोड ऑफ प्रोमल्यूगेशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनाई किसने, तुम क्यों मान रहे हो, तुमने तो नहीं बनाई कॉन्स्टिट्यूशन, पता नहीं किसने बनाई थी, आज तक तुम क्यों मानते हो। बिकॉज यू विल टेल मी दीदी हमने नहीं बनाई तो क्या हुआ, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाई थी जिसमें इतने बड़े बड़े दिग्गज लीडर थे जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलाया, तो उनकी तो बात हम मानेंगे जो उन्होंने हमारे लिए गोल्स लिखे हैं। B.R. अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी पता नहीं कितने लोग थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, और वही लोगों की वजह से हमें फ्रीडम मिला था, जवाहरलाल नेहरू एंड सो ऑन। तो इसलिए हम उनकी बात मानते हैं। और यही है इस टॉपिक के अंदर हमें ये बताया गया है दैट हाउ कॉन्स्टिट्यूशन इज मेड, कॉन्स्टिट्यूशन कैसी बनी और उसे हमने अडॉप्ट कैसे करा।
तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल किसी भी कंट्री की बात करें तभी बनती है जब उसको उसके पॉपुलर और ट्रस्टेड लीडर्स ने बनाया होता है। कॉन्स्टिट्यूशन जो मिलिट्री के रूलर बनाते हैं या कोई डिक्टेटर बना देता है ना, उसको कंट्री फॉलो नहीं करती। उस कंट्री में बाद में बगावत होकर वो डेमोक्रेसी ज़रूर लेकर आते हैं। अगर हम बात करें इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की, साउथ अफ्रीका की, यूनाइटेड स्टेट्स की, ये नेशनल मूवमेंट के बाद बनी थी। यूएसए को भी फ्रीडम जब मिला था, ठीक है, इंडिया को भी फ्रीडम जब मिला और साउथ अफ्रीका को भी जब फ्रीडम मिला, तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे ना, उन्होंने बैठ के बनाई कॉन्स्टिट्यूशन। तभी ये 3 कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड की बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और कोई जल्दीबाजी में नहीं बनाई गई थी। इतने समय लगा था, 46-49 में जाके हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी। और ये एक इंडियन नेशनल मूवमेंट के बेसिस पे बनी थी, यानी कि वो फ्रीडम फाइटर 1920 से, या आप याद करो वो रॉलेट एक्ट जो हमने पढ़ा था, रॉलेट सत्याग्रह, वहाँ से जिन लीडर्स ने पार्टिसिपेट करा क्विट इंडिया मूवमेंट तक, 20 से लेके 20 या 40 साल का जो हमने संघर्ष करा, जो हमने अंग्रेज़ों से फाइट करी, उन लीडर्स ने बैठ के हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन गेट पब्लिक रिस्पेक्ट। तो इसलिए जब हमारे को इंडिया को फ्रीडम मिलकर ब्रिटिशर्स चले गए, तो आम जनता ने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाया? उन्होंने कहा यही लीडर्स बनाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने हमें फ्रीडम दिलाया है। तो इट रिफ्लेक्ट्स अ ब्रॉड नेशनल कॉन्सेंसस। उस समय हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी ने ये नहीं कहा कि ये वाला लीडर नहीं बनाएगा। सबने कहा, इवन जवाहरलाल नेहरू जी को, उन्होंने सबने कहा ये बनाएंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, ये बनाएंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। बाकी आप फ्रीडम फाइटर्स को इमेजिन करो, वाई? बिकॉज उन्होंने ही तो हमें फ्रीडम दिलाया, तो उन्हें पता है कि क्या राइट्स होने चाहिए। तो सम कंट्रीज अप्रूव देयर कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू अ रेफरेंडम। अब कुछ कंट्रीज ऐसी भी होती है, देखो, जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को रेफरेंडम से बनाते हैं। रेफरेंडम मतलब एक एक जनता वोट करेगी। पुराने ग्रीक में ऐसा होता था। ग्रीस, पता है आपको? ग्रीस सिविलाइजेशन, वहाँ पे ऐसा होता था कि कोई भी अगर रूल बनना होता था तो पूरे शहर को इकट्ठा करा जाएगा, कंट्री के लोगों को, और वो वोटिंग करेंगे। जैसे स्कूल में आप मॉनिटर चूज़ करने के लिए कर सकते हो या पार्टी डिसाइड करने के लिए करते हो, 1 सिटीज़न वोट। बट इंडिया में तो पॉसिबल नहीं है, हर कोई वोट देगा तो भाई क्या ही हो जाएगा। तो इसलिए हमारी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन और काफ़ी कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन रेफरेंडम पे नहीं बनी है। पीपल ने एक्सेप्ट उसको ऐसे ही करा जैसे कि एक एक ने रेफरेंडम करके माना हो। तो अथॉरिटी एंड पॉपुलरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पीपल हु मेक द कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प डिटरमाइन इट्स सक्सेस। तो एक कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल कब होगी? जो बना रहे हैं ना उसको, उसकी पॉपुलैरिटी पे और लोग उन पे कितना भरोसा करते हैं इस बेसिस पे। जैसे साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए नेल्सन मंडेला जी बैठे होंगे, ठीक है, तो उन पे कितना भरोसा करते थे साउथ अफ्रीका के लोग। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सब्सटेंसिव प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब ये है भाई हम कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे क्यों माने, ऐसा क्या चीज़ हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करे कि हाँ हम कह रहे कि भाई हम इसको मानेंगे। तो सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन वो होती है जो हर एक को रीज़न दे कि भाई तुम इसे फॉलो करो, उसे एक्सेप्ट करो। वो कब होगा? जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि किसी एक भी ग्रुप को फेवर नहीं किया जाएगा, किसी भी ग्रुप को एक दूसरे के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होगा कि मेजॉरिटी जो है ऑपरेस नहीं कर पाएगी माइनॉरिटी को, और हर ग्रुप को ये फील होगा कि उनकी आइडेंटिटी और उनके राइट्स प्रोटेक्टिव है। तो इन दिस वे कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट हो सकती है। बट नो constitution can achieve perfect justice, but it should provide a fair framework for justice। तो हर कोई परफेक्ट तो नहीं हो सकता, न तुम न मैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगी? तो भाई कुछ तो कमियां रहेंगी, बट एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये तो भरोसा दिलाए कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी नहीं होंगी। तो ये सब्सटेंसिव प्रोविजन होता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि एक ऐसा रीज़न वो हमें दे कि हम फॉलो करेंगे। और वो रीज़न क्या है कि कभी भी किसी के साथ जो है नाइंसाफ़ी नहीं होगी। जैसे मैं कह रही हूँ आपको कि एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें लिखा है कि जो मेजॉरिटी है ना वो जो मर्जी कर सकती है माइनॉरिटी के साथ। यह लिखा है कि भैया माइनॉरिटी लोगों पे बहुत अत्याचार हुए हैं, इन्हीं को सारे जॉब वॉब मिल जाएंगे, इन्हीं को सारा पैसा मिलेगा, यही पहले एजुकेट होंगे, और जो मेजॉरिटी है उनको जो है बाद में होगा। तो तुम उसे मानोगे? तुम उसे भी नहीं मानोगे। जिसमें माइनॉरिटी को ज़्यादा पावर दी जाए उसे भी नहीं मानेंगे, जिसमें मेजॉरिटी को पावर दी जाए उसे भी नहीं मानेंगे। तो हम मानेंगे कॉन्स्टिट्यूशन को जिसमें हर ग्रुप, हर कास्ट, हर रिलीजन के लोगों को एक जैसा सिस्टम दिया जा रहा हो। अगर किसी को प्रेफरेंस दी भी जा रही हो तो वो ऐसी ना हो कि सामने वाले को बहुत ही ज़्यादा निगलेक्ट किया जा रहा हो। तो सब्सटेंसिव प्रोविजन ऐसा है कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो हमारे को कुछ ऐसी चीज़ें दे जिससे हम सब उसे फॉलो कर पाए। तो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया, अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट अलाउज मेजॉरिटी टू ऑपरेस माइनॉरिटी, इसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट गिव्स स्पेशल प्रिविलेजेस टू ओनली फ्यू पीपल, वो भी लोग नहीं मानेंगे, ठीक है। तो इसलिए द मोर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस, जितना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस को जो है बचाएगी, उतना ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होगी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रॉडली गिव्स एवरी सिटीजन अ रीजन टू एक्सेप्ट एंड फॉलो इट। और तभी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया की इतनी सक्सेसफुल है क्योंकि वो हम सबको एक रीज़न देती है उसे फॉलो करने का और उसे एक्सेप्ट करने का। अब आते हैं अगले टॉपिक पे,
बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन। तो गुड कॉन्स्टिट्यूशन वो होती है जो कभी भी एक हाथ में पावर इकट्ठी नहीं होने देती कि सारी पावर प्रेसिडेंट को दे दो, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बेकार है जिसमें ऐसा लिखा हो। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन का काम है कि वो एक बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन दे। ठीक है जी, चलो पढ़ते हैं। तो गुड कॉन्स्टिट्यूशन वो होती है जो सिर्फ एक पर्सन या इंस्टीट्यूशन में सारी पावर ना दे, उसको पावर को डिवाइड करना चाहिए। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे पास लेजिस्लेचर है जो लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव है जो एग्जीक्यूट करती है, जुडिशरी है जो क्या करती है कि अगर ये दोनों गलती करेंगी तो तुम जाके इंसाफ मांग सकते हो। एंड हमारे पास इलेक्शन कमीशन जैसी भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो तरीके से इलेक्शन कराने के लिए जिम्मेवारी लेती है, जिसका काम है कि इंडिया के अंदर जब इलेक्शन हो तो उसमें वोट चोरी ना हो, उसमें कुछ गड़बड़ी ना हो, उसमें सब कुछ तरीके से हो रहा हो, उस पर किसी और का दबाव नहीं होता है। तब इलेक्शन कमीशन जैसी बॉडीज़ भी है। दीज इंस्टीट्यूशन चेक एंड बैलेंस ईच अदर, ये एक दूसरे को चेक यानी कि एक दूसरे को लिमिट करती है पावर को और बैलेंस करती है। दे प्रिवेंट एनी वन इंस्टीट्यूशन फ्रॉम मिसयूजिंग द पावर। तो बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिजाइन प्रोवाइड करना भी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का काम है कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा फीचर होना चाहिए कि किसी पे ज़्यादा पावर ना रहे। अ कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी नीदर टू रिजिड, अब ऐसा भी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाए और ना ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो। ठीक है, जैसे कुछ कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे तुम अपनी दादा दादी नानी को कहते हैं यार थोड़े मॉडर्न हो जाओ, कितने पुराने ख्यालात के हो, तो ऐसा तो कल को तुम जेनजीज और जेन अल्फा अपनी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए भी कह सकते थे ना कि भाई वो तो इतने बूढ़े लोगों ने लिखी थी, 47-45 के लोगों ने लिखी थी, हम क्यों माने उसको। तो भाई मानते हैं हम, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। पहले तो वो लिखी ही ऐसी गई है कि वो आज तक की सोसाइटी मान सकती है। दूसरी चीज़, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ एरियाज़ को हम अमेंड भी कर सकते हैं सोसाइटी के बदलने के साथ साथ। अमेंड मतलब चेंज कर सकते हैं। तो देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन का काम है, बैलेंस इंस्टीट्यूशन डिज़ाइन में ही आता है ये, कि कॉन्स्टिट्यूशन का काम है कि कुछ पन्नों को तो ऐसा रखो, कुछ रूल्स को तो ऐसा रखो जो कभी नहीं बदलेंगे। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं जो सबसे ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऐसे बनेगी, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी होगा, ये सब चीज़ें तो कभी ना बदली जाए। और कुछ ऐसे एरियाज़ भी हो जिन्हें हम थोड़ा बहुत कभी कभी बदल सकते हैं समय के हिसाब से। तो देयरफॉर इट शुड प्रोटेक्ट इट्स बेसिक वैल्यूज व्हाइल अलोइंग नेसेसरी चेंजेस। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को तभी लिविंग डॉक्यूमेंट बोला जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा व्हाई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड लिविंग डॉक्यूमेंट, तो आपको यही वाला आंसर लिखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन प्रोवाइड करती है। हम चाहे तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं। जैसे अमेरिका की कॉन्स्टिट्यूशन बहुत रिजिड है, वहाँ अमेंडमेंट नहीं होते, बिल्कुल बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ फिर भी हो सकते हैं, मुश्किल हमारे यहाँ भी है। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे अब हम, हाउ वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। तो भाई मैं आपको बता ही चुकी हूँ वैसे कि हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम फाइटर्स ने बनाई थी, क्रेडिबल और ट्रस्टेड लीडर्स ने बनाई थी, जिन्होंने पावर को बहुत अच्छे से ग्रुप में नहीं, मतलब डाइवर्ट करके, डिवाइड करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी। ये नहीं कि 5 फ्रीडम फाइटर बैठ गए और कहा हमने ही बनानी है, नहीं, पूरे इलेक्शन हुए थे तरीके से, फिर जाके कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी। इसी वजह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऐसी बनी है जिसमें हम सब सिटीजन उसे फॉलो कर पा रहे हैं। अब बनी कैसे थी, चलो अब लाइन बाय लाइन हमें लर्न करना है। हाउ वाज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेड। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जो है इलेक्ट की गई थी अनडिवाइडेड इंडिया में। अनडिवाइडेड इंडिया मतलब पार्टीशन से पहले ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट हो चुकी थी, पर फिर हमारा हो गया पार्टीशन। चलो पढ़ते हैं। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। फिर जो है 14 अगस्त 1947 को हम दोबारा मिले थे, जब इंडिया डिवाइड हो गया था। रात को 12 बजे मीटिंग बुला ली थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, ठीक है। तो मेंबर्स वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर इलेक्ट कैसे हुए थे? क्या लोगों ने खुद इलेक्ट करा था हमारे इंडिया के, खुद वोट डाले थे? नहीं। आप आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे 2 वोटिंग सिस्टम्स के बारे में। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट होता है जो प्राइम मिनिस्टर के लिए आप वोट करते हो, सीएम के लिए जाके वोट डाल के आते हो ना, बट क्या तुम अपना प्रेसिडेंट खुद चुनते हो? नहीं। प्रेसिडेंट कौन चुनते हैं? हमारे लीडर्स चुनते हैं प्रेसिडेंट को। इनडायरेक्ट सिस्टम होता है। ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनडायरेक्टली चूज़ करी गई थी। जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव के लीडर्स थे, एमएलएज वगैरह थे उस समय के, उन्होंने मिलके जो है इनडायरेक्टली इलेक्शंस जो थे कंडक्ट हुए थे और वोट करा था। इलेक्शंस वर हेल्ड अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत ये इलेक्शंस हुए थे। द असेंबली वॉज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट मिशन प्लान। तो इस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। अब बन तो गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स भी इलेक्ट हो गए थे, बट पार्टीशन होने के बाद उनके नंबर्स में चेंज आ गया था। ओके चलो ये पढ़ते हैं अब हम। तो सीट्स वर अलॉटेड अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, अबाउट 1 सीट फॉर एवरी 10 लाख पीपल। 10 लाख लोगों की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव जाना था। प्रोविंसेस वर अलॉटेड 292 सीट्स। प्रोविंसेस मतलब क्या? जब हमारे समय में ब्रिटिशर्स थे,
ब्रिटिश राज जब था इंडिया के ऊपर तो दो टाइप की जगह होती थी, एक होती थी प्रोविंसेस यानी कि स्टेट्स जैसे आजकल है, और एक होती थी प्रिंसली स्टेट्स यानी कि जहाँ राजा का रूल था। जैसे राजस्थान एक प्रिंसली स्टेट थी, महाराष्ट्र की काफ़ी सारी जगह प्रिंसली स्टेट थी जहाँ राजा होता था, वहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट रूल होता था। और कुछ थे प्रोविंसेस जैसे यूपी डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, यूनाइटेड प्रोविंसेस से कहा जाता था। तो प्रोविंसेस को मिली थी 292 सीट्स और प्रिंसली स्टेट को मिली थी 93 सीट्स। प्रोविंशियल स्टेट्स वर डिवाइडेड अमंग मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल। तो जो प्रोविंस जो स्टेट की सीटें थी वो मुस्लिम, सिख्स और जनरल के बीच में डिवाइड कर दी गई थी। एंड रिप्रेजेंटेटिव वर इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम यूजिंग सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, ये आगे वाले चैप्टर में आप सब समझ जाओगे। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट वर चूजन थ्रू कंसल्टेशन। और प्रिंसली स्टेट में किसने चूज करा था? प्रिंसली स्टेट में तो राजा ही है ना, एमएलए तो नहीं है, तो उन्होंने कंसल्ट करके चूज कर लिया था। ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं। नाउ अब पढ़ते हैं अब हम कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब आफ्टर द पार्टीशन के बाद 3 जून 1947 को एक प्लान बनाया गया जिसमें हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ हमारे बहुत सारे मेंबर्स चले गए हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली वॉज रिड्यूस टू 299 मेंबर्स। पहले कितनी थी ये तुम्हारा काम है गूगल सर्च करके लर्न कर लेना कि पार्टीशन से पहले कितने मेंबर थे और पार्टीशन के बाद कितने मेंबर बचे थे। पार्टीशन के बाद जो हमारे पाकिस्तान की साइड चले गए मेंबर्स, उनका काम तो नहीं था ना हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के अंदर, तो हमारे पास अब बचे थे 299 मेंबर्स और उन्होंने बैठ के हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। 29 नवंबर 1949 को हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करा। 24 जनवरी 1950 को जो है 284 मेंबर्स ने हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को साइन करा एंड 26 जनवरी 1950 को हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुई। तभी हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे बनाते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी, देखो गाइस, वो वायलेंस ऑफ पार्टीशन के बाद बनी थी। हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले इतना बड़ा पार्टीशन हमने देखा और उसमें हमने देखा कि किस तरीके से रिलीजन के बेसिस पे या माइनॉरिटी ग्रुप को अगर बुरा लगे तो इतनी सीवियर सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। तो इसलिए जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी तो हमने माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करा, चाहे वो हमारी कंट्री की रिलीजियस माइनॉरिटी हो या किसी कास्ट के साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ, किसी भी टाइप की माइनॉरिटी हो। और ये हमने लिखा फिर अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में कि इंडिया की सिटीजनशिप रिलीजन के बेसिस पे नहीं मिलेगी। ऑल्दो द असेंबली वाज नॉट इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लीडर्स हमने इलेक्ट करे थे, खुद जाके वोट डाल के तो नहीं करे थे ना। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है कि 18 साल से ऊपर का हर बच्चा, हर इंसान वोट डाल सकता है अपने लीडर को चूज़ करने के लिए। ऐसे इलेक्ट नहीं हुई थी, लीडर्स ने ही चुन ली थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इलेक्शंस करके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बट हमारी जो असेंबली बनी थी ना, और उन्होंने ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन हमें रेडी करके दी कि ऐसा हमें नहीं लगा कि हमने लीडर्स को नहीं चुना था। मेंबर्स ऑफ ऑल रीजन्स फॉर रिप्रेजेंटेटिव। अब इंडिया के जितने रीजन्स थे, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हर जगह से एक एक लीडर गए हुए थे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, तो हर स्टेट की मांग पूरी हो रही थी। असेंबली इंक्लूडेड 28 मेंबर्स फ्रॉम द शेड्यूल कास्ट ऑल्सो। आफ्टर पार्टीशन कांग्रेस हेल्ड अबाउट 82% ऑफ द सीट। उस पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कांग्रेस पार्टी के कितने मेंबर्स थे? 82%। द कांग्रेस इंक्लूडेड डिफरेंट ओपिनियंस एंड आइडियोलॉजीज। और आप अगले साल पढ़ोगे एक चैप्टर जिसमें आपको बताया जाएगा कि कांग्रेस एक मल्टी पार्टी की तरह थी। कांग्रेस में हिंदूज भी थे, मुस्लिम्स भी थे, सोशलॉजिस्ट भी थे, मतलब जो सोशलिज्म को प्रोटेक्ट करते थे, कैपिटलिज्म वाले भी थे, हर टाइप की आइडियोलॉजी के लोग कांग्रेस के अंदर थे। तो इस तरीके से जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें आप कहो कि मेरी ये मांग है, तो तुम्हारी वो मांग वाला लीडर वहाँ बैठा होगा जिसने तुम्हारी मांग आगे कर देनी है कॉन्स्टिट्यूशन बनते समय। तो ऐसी बनी थी हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, द प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना कोई पीस ऑफ केक नहीं था। ऐसा नहीं था फ्रीडम फाइटर्स बैठे आपस में कहा चलो बैठिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाते और प्यार प्यार में बात करी और बना दी कॉन्स्टिट्यूशन। नहीं, बहुत डिबेट हुई थी, बहस हुई थी, दलीलें हुई थी रिस्पेक्टफुली। यानी कि जैसे वो जो है बातचीत ही हो रही थी, यानी कि भाई वो शेयर वेयर फेंकी जा रही है एक दूसरे पे, नहीं, बहुत तरीके से बहुत दिग्गज लीडर्स बैठे, उन्होंने बात भी करी, डिबेट भी करी, जो हमारे पास रिकॉर्डेड है आज तक, रोज़ न्यूज़पेपर में आता था, पब्लिक को भी ओपन था कि आप जाके सुन सकते हो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स क्या बात कर रहे हैं। एंड इस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी। द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली केम नॉट ओनली फ्रॉम इट्स रिप्रेजेंटेशन बट ऑल्सो डिस्कशन एंड डिबेट। हम क्यों मानते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को? क्योंकि वो इतने बढ़िया डिबेट डिस्कशन पे बनी थी। मेंबर्स वर्कड फॉर द इंटरेस्ट ऑफ होल नेशन नॉट जस्ट देयर ओन कम्युनिटी। हर मेंबर ने कैसे काम करा कि खाली अपनी कम्युनिटी के लिए नहीं कि कोई मुस्लिम लीडर वहाँ बैठा है वो सोचेगा सिर्फ मुस्लिम का भला सोचूं, नहीं, वो पूरे एरिया का भला सोचते हुए चल रहे थे। देयर वर डिफरेंस ओपिनियंस बट सब लोगों ने एक दूसरे की सहमति से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। मेजर इशूज़ जो थे हमारे जिन पर डिस्कशन हुआ था वो था पहले सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट।
कि सेंट्रलाइज गवर्नमेंट हो या डिसेंट्रलाइज गवर्नमेंट हो। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या कि एक हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो रूल प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे वो पूरी कंट्री में चलेंगे, या डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो। दूसरा, सेंटर और स्टेट का रिलेशन कैसा होगा। सेंटर स्टेट रिलेशन अब है ना, सीएम भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, स्टेट का अलग बजट है, सेंट्रल का अलग बजट है, स्टेट के अंडर अलग चीज़ आती है। अब आप आगे यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ोगे, उस सेंट्रल के अंदर लगाते हैं। इन बातों पे बहुत डिस्कशन हुआ था। पावर्स ऑफ द जुडिशरी पे बहुत डिस्कशन हुआ, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स पे बहुत डिस्कशन हुआ, बहुत लंबी लंबी दलीलें चली। बट एक चीज़ है जिसको बिना डिबेट करे सबने मान लिया था। वो कौन सी चीज़ थी, 1 मार्क का क्वेश्चन में आई थी, ऐसी कौन सी बात थी कॉन्स्टिट्यूशन की जिसपे सबने मान लिया था बिना डिबेट के। वो थी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज पे इंडिया को चलाना। मतलब 18 साल के होते ही सबको वोटिंग राइट मिल जाएगा। ये नहीं कोई रिलीजन, कास्ट, जेंडर, एजुकेशन या इनकम देखी जाएगी वोटिंग राइट देने से पहले, नहीं। कुछ कंट्रीज में ये सब होता था पहले। नाउ पब्लिक रीजन, मेंबर्स गिव लॉजिकल एंड रीजन आर्ग्यूमेंट्स इंस्टेड ऑफ प्रमोटिंग पर्सनल इंटरेस्ट। वो लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स देते थे। एवरी क्लॉज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज केयरफुली डिस्कस एंड एग्जामिन्ड। एक लाइन लिखने से पहले ना उस पर घंटों डिबेट हुई थी। द डिटेल्ड डिबेट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शोज इट स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू डेमोक्रेसी एंड इसीलिए हमारी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन एक हिस्ट्री के बहुत बड़े अचीवमेंट की तरह है हमारे लिए। विद दिस अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, प्रोसीजर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के क्या प्रोसीजर्स थे, अब हमें ये लर्न करने हैं। एग्जाम में ये लॉन्ग आंसर्स में आएगा। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेमोक्रेटिक एंड ओपन प्रोसीजर्स पे चली थी। इसकी मेजर 8 कमेटीज़ थी जिसने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। कमेटीज़ के चेयरपर्सन्स कौन कौन थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, BR अम्बेडकर। ये लीडर्स के अलग अलग ओपिनियन थे, फिर भी इन लोगों ने इकट्ठे काम करा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। जैसे कि आप देखो DR अम्बेडकर जो थे ना, BR अम्बेडकर जी, वो कांग्रेस की काफ़ी बातों को क्रिटिसाइज करते थे एंड उनका महात्मा गांधी जी के साथ भी इशू हुआ था द अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट पे, ठीक है। बट सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था ना। नेहरू एंड पटेल ऑल्सो डिफरेंट और मेनी इशूज़ येट दे कोऑपरेटेड। तो यहाँ बताया जा रहा है नेहरू जी और पटेल जी की काफ़ी बातों पे नहीं बनती थी। मतलब ऐसी नहीं लड़ाई थी कि उनके इश्यूज़ मैच नहीं होते थे, उनके सोच मैच नहीं होती थी, येट दे कोऑपरेटेड एंड वर्कड। तो वर्किंग प्रोसीजर क्या था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का, हर कमेटी को एक ड्राफ्ट बनाना होता था, ठीक है, और उस ड्राफ्ट के ऊपर फिर डिबेट होती थी पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में, असेंबली में बैठ के। असेंबली कॉन्सेंसस यानी कि आपसी सहमति पे आने का तरीका सोचती थी। सम प्रोविजन वर डिसाइडेड बाय वोट, और कुछ को वोट करके हम लगाते थे। एवरी आर्ग्यूमेंट, क्वेश्चन एंड सजेशन वर केयरफुली आंसर्ड इन राइटिंग, और सब चीज़ों को लिखा जाता था। द कॉन्स्टिट्यूशन मेट फॉर 166 डेज। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लर्न करना है। 166 डेज तक, 2 ईयर 11 महीनों तक कॉन्स्टिट्यूशन के लोग मिले जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी। मीटिंग्स वर ओपन टू बोथ पब्लिक एंड प्रेस। आप भी जाके सुन सकते थे, प्रेस भी सुन सकती थी। ओपन डिबेट सबसे बड़ा हमारा एक आप कह सकते हो कि प्रेस और मीडिया सबको अलाउड था, लोग जाके सुन सकते हैं। दिस इज़ हाउ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज मेड, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इनहेरिटेंस ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो ये क्या है टॉपिक, बहुत आसान है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारे नेशनल मूवमेंट के आइडिया से प्रेरित थी। पता है आपको, जो कुछ भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वो क्या मांगे हैं, जो हम ब्रिटिशर्स से उस ज़माने में मांगते हैं। हम कहते थे ब्रिटिशर जब हमें छोड़ के चले जाएंगे ना, जब हमारे को आज़ादी दे देंगे तो हम अपने देश को ऐसे चलाएंगे, तो हम अपने देश को ऐसे चलाएंगे, तो हम अपने देश को ऐसे चलाएंगे। जो भी बातें हमने तब कही थी वो सब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में दिखती हैं। तो द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली गिव प्रैक्टिकल शेप टू दीज प्रिंसिपल्स। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल हम लोग सोचते थे हमारी गवर्नमेंट कैसी होगी, इंडिया क्या वैल्यूज़ फॉलो करेगा, इंडिया में इनइक्वालिटीज़ नहीं होंगी। वही चीज़ें हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बनाई गई। 1946 में जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है वो दिखाया। ऑब्जेक्टिव रेवोल्यूशन में उन्होंने दिखाया था एम्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड उन्हीं एम्स के ऊपर हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बनी। क्या थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक वैल्यूज़, इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोवरेनिटी एंड कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी, यानी कि हर कल्चर और हर पीपल की रिस्पेक्ट हो। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स नहीं है, वो हम सबका मॉरल कमिटमेंट है जो हमारे नेशनल मूवमेंट में प्रोमिस किए गए थे ना, आज़ादी दिलाने से पहले बड़े बड़े हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जो हमें प्रॉमिस किए थे, वो सब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे वो वादे निभा दिए थे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। ये काम भी होता है भैया कॉन्स्टिट्यूशन का कि इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट वो कराए। कॉन्स्टिट्यूशन इज इफेक्टिव जब बैलेंस गवर्नमेंट बनाती है कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी और वेलफेयर पे चलती है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत अच्छे तरीके से इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट हुआ। जैसे हमारा बना एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशियल, जिनका अपना अपना काम है। इंडिया में अडॉप्ट हुआ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। कौन सा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लगा हमारा, पार्लियामेंट्री। कुछ कंट्रीज़ में प्रेसिडेंशियल सिस्टम होता है, जैसे
अमेरिका में क्या है, प्रेसिडेंट ट्रम्प है, हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ट्रम्प पे उन पे भी ज़्यादा पावर है, हमारे यहाँ वो सभी पावर जो प्रेसिडेंट पे है वहाँ पे वो ज़्यादातर पावर हमारे यहाँ किस पे, प्राइम मिनिस्टर पे है। हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, हमारे यहाँ पार्लियामेंट लॉज बनाती है, प्रेसिडेंट नहीं बनाते हैं। इट ऑल्सो अडॉप्टेड अ फेडरल सिस्टम विच प्रोवाइड्स पावर्स बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। हमने फेडरलिज्म भी अडॉप्ट करा, जो 10th में पढ़ा था ना कि सारी पावर सेंटर को नहीं देंगे, स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पावर देंगे, उन पे भी बजट होगा, उन पे भी काफ़ी चीज़ें होंगी। लर्निंग फ्रॉम अदर कंट्रीज़, हमने बाकी कंट्रीज़ को बहुत देखा बट ब्लाइंडली कॉपी नहीं करा कि चीटिंग कर ली भाई उन्होंने ये करा हम भी ये करें, नहीं, उनको देखा, उनसे समझा और फिर अपनी कंट्री में लगाया। बस हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। यही चीज़ें हमें पढ़नी थी चैप्टर के अंदर, एक एक टॉपिक को मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब आते हैं हमारा लास्ट टॉपिक जो 1 मार्कर्स में और MCQs में आएगा, प्रोविजंस बोरोड फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूशंस। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो हमने दूसरों से देख के अपनाई थी। पहला, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इलेक्टोरल सिस्टम, जो आगे वाले चैप्टर से में आप पढ़ोगे, हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से अपना, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर पे ज़्यादा पावर होगी। रूल ऑफ लॉ, ऑफिशियल स्पीकर और उसके जो रोल होते हैं, जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ये कुछ हमने ब्रिटिश से लर्न करा। यूनाइटेड स्टेट की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो अडॉप्ट करे थे। जुडिशियल रिव्यू कि भैया जुडिशरी इंडिपेंडेंट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, जहाँ आप जाके इंसाफ मांग सकते हो। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो हर गवर्नमेंट को कहा जाता है मानो, मतलब एक तरीके के वो होते हैं जैसे आदर्श हैं कि भाई मानने तो चाहिए ही है, ठीक है। फ्रेंच से हमने लिया प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रेंच रेवोल्यूशन में सब पढ़ा था ना ये। कनाडा की कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कासी फेडरल सिस्टम लिया, यानी कि वो सिस्टम जिसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है बट स्टेट गवर्नमेंट पे भी पावर है, और रेजिडुअल पावर्स टू द सेंटर। तो ये कुछ आपको लर्न करना है। विद दिस कंक्लूजन पे आते हैं चैप्टर के, चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया हमारे लिए जो हमारी वैल्यूज़ और एस्पिरेशंस को प्रोटेक्ट करता है। हमारी इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन कैसी कॉन्स्टिट्यूशन है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, ये मॉडल है बहुत सारी और कंट्रीज़ के लिए। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को देख के बाकी कंट्रीज़ ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। द फ्रेमर्स ऑलमोस्ट स्पेंड 3 years क्रिएटिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी डेमोक्रेसी, जस्टिस और इक्वालिटी को आज तक प्रोटेक्ट करता है। पता है एक कार्टून बना हुआ है बुक के अंदर जिसमें स्नेल पे जवाहरलाल नेहरू जी बैठे हैं। स्नेल होता है ना, वो बहुत धीरे धीरे जो चलता है, ऐसा कहा जाता था भाई इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन तो बन के ही नहीं दे रही है, इतनी धीरे बना रहे हैं। तो धीरे इसलिए बनाई गई थी जिससे वो हमारे को जस्टिस दे, इक्वालिटी दे और सबकी एस्पिरेशंस को पूरा करे। सो दिस इज़ हाउ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। ये है कॉन्स्टिट्यूशन का काम, कंप्लीट हुआ हमारा पहला चैप्टर। अब जल्दी जाओ इंस्टाग्राम से इसके नोट्स एक्सेस कर सकते हो। एक बार नोट्स से चैप्टर को पढ़ोगे और दिमाग में क्लियर हो जाएगा। अच्छे नोट्स बनाए मैंने। और अब आती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कैसे आएंगे 11th के पेपर में इसके, तो वो आपको मिल जाएंगे मेरे नेक्स्ट चैनल से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप जाके उसे सब्सक्राइब करो। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हो तो हाँ, मैं कुछ ऐसे MCQs कराऊंगी जो आगे आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो विद दिस वेरी वेस्ट ऑफ लक एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।